नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान के तहत दोस्तों मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये जीत का शहर होता है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। तो हरिहर एवं बुक्का ने दोस्तों किस वंश की स्थापना की? तो अपने पिताजी के नाम संगम के नाम पर उन्होंने संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो ये हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। तो हरिहर एवं बुक्का दोस्तों पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, शुलुभ, तुलुभ एवं अराविडु वंश ने। तो विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः कि निम्न वंशों ने शासन किया दोस्तों। पहला है संगम वंश, फिर है शुलुभ वंश, फिर तुलुभ एवं अराविडु वंश दोस्तों। नेक्स्ट है कि बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। तो बुक्का प्रथम ने दोस्तों किसकी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। तो क्या दिया है दोस्तों कि इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। तो क्या दिया दोस्तों कि देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था दोस्तों? तो ये देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। तो देवराय द्वितीय को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इन्हें इमाडी देवराय कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था दोस्तों। तो अब्दुल रज्जाक कौन से मतलब कैसे कहाँ से थे दोस्तों? तो ये फारसी राजदूत थे। अब्दुल रज्जाक कहाँ से थे? तो ये फारसी राजदूत थे। और ये किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आए थे दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। तो फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने दोस्तों अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। तो जगबेटकर किसे कहा गया है दोस्तों? तो देवराय द्वितीय को जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों, देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। तो देवराय द्वितीय ने दोस्तों संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिका अर्जुन को प्रोढ़ देवराय भी कहा जाता था। तो मल्लिका अर्जुन को दोस्तों क्या कहा जाता था? तो प्रोढ़ देवराय भी कहा जाता था।
सालुम नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालु वंश 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक की स्थापना की। तो सालुब नरसिंह ने दोस्तों विजयनगर में दूसरे राजवंश सालु वंश की स्थापना की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि सालु वंश की स्थापना किसने की, तो ये सालुब नरसिंह ने। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि सालु वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तो सालु वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी तक की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी दोस्तों। तो तुलु वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये वीर नरसिंह ने। और इसका कार्यकाल है 1505 से लेकर 1565। जबकि सालु वंश की स्थापना सालु नरसिंह ने की थी दोस्तों, और उनका कार्यकाल 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक थी। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। तो तुलु वंश का महान शासक कौन था दोस्तों, तो ये कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। कब दोस्तों, तो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुब तिम्मा कृष्णदेवराय का योग मंत्री एवं सेनापति था। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए दोस्तों कि कृष्णदेवराय के योग मंत्री या फिर सेनापति कौन थे, तो ये सालुब तिम्मा थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन आया था दोस्तों, तो पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्ण राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कृष्ण राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के कितने कवि रहते थे, तो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। तो इससे 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो ये कृष्णदेवराय के दरबार में। और अगर पूछा जाए कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल में था, तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में होगा दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की। तो कृष्णदेव राय ने तेलुगु में दोस्तों अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि पांडुरंग महात्यम की रचना तेलारीराम रामकृष्ण ने की थी। तो पांडुरंग महात्यम की रचना तेलारीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। तो क्या दिया दोस्तों कि नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये कृष्णदेव राय ने करवाया था। और कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की दोस्तों। तो क्या दिया है दोस्तों कि कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की है। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तो तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो ये सदाशिव था। राक्षसी तांगरी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। तो राक्षसी तंगरी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था कौन कौन दोस्तों, तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर दोस्तों। तो विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तो इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहे थे दोस्तों, तो अली आदिल शाह कर रहे थे। तालीकोटा के युद्ध
में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था दोस्तों। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते रहे। कहाँ दोस्तों? तो पहला तुंगभद्रा के दोआब में, दूसरा है कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ प्रदेश में दोस्तों। तो क्या दिया है दोस्तों कि विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकरा रहे थे। तो ये विजयनगर और बहमनी के बीच बोला जा रहा है दोस्तों। तो पहला टकराव का क्षेत्र है दोस्तों तुंगभद्रा के दोआब में, दूसरा है कृष्णा गोदावरी के कछार में और तीसरा दिया है दोस्तों मराठावाड़ प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया दोस्तों। तो तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। तो क्या दिया दोस्तों कि विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी तक की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वोडियार ने की थी। कब दोस्तों? तो 1612 ईस्वी में वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार है। तो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते क्रम में इस प्रकार है दोस्तों। सर्वप्रथम है प्रांत मंडल, दूसरा कोट्टम या वलनाडु जिसे जिला कहा जाता था दोस्तों। तो प्रांत को मंडल, कोट्टम या वलनाडु को जिला, फिर उसके बाद नाडु था दोस्तों, फिर मेला ग्राम 50 ग्राम का समूह मेला ग्राम एवं उर को ग्राम कहते थे दोस्तों। तो क्या दिया दोस्तों कि प्रांत पहले इस तरह से पढ़ते हैं दोस्तों। पहले घटते क्रम इस प्रकार है कि पहले प्रांत होगा, फिर कोट्टम या वलनाडु होगा, फिर नाडु होगा, फिर मेला ग्राम, फिर उर होगा दोस्तों। तो प्रांत को मंडल कहते थे दोस्तों, कोट्टम या वलनाडु मतलब जिले को कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था, नाडु का नाडुए और 50 ग्राम का समूह यानी 50 गांव का समूह एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों, उसे मेला ग्राम कहा जाता था और उर ग्राम को उर कहा जाता था। तो प्रांत, कोट्टम या वलनाडु, नाडु, मेला ग्राम और उर इस तरह से ये घटते हुए क्रम में है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। तो विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो उन्हें नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था जो आमरम कहलाता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमरम किसे कहते हैं। तो जो भू सामंतों को उनके वेतन के बदले उन्हें भूमि दे दी जाती थी उन्हें ही आमरम कहा जाता था और सेनापति सेना नायकों को नायक कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था तो प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था दोस्तों। तो क्या दिया दोस्तों कि प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था और इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिनको सामूहिक रूप से यानी ये जो 12 प्रशासकीय अधिकारी थे दोस्तों इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? तो इन्हें आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था
वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी दोस्तों। तो ये था दोस्तों आयंगर व्यवस्था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। तो कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। तो विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था दोस्तों? तो ये लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था दोस्तों। तो क्या दिया दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था और भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। तो विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था दोस्तों। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। तो विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था दोस्तों, लेकिन जो विधवा से विवाह करने वाले जो थे वो इस कर से मुक्त थे। नेक्स्ट दिया दोस्तों उबली तो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। तो उबली क्या थी दोस्तों? तो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति उबली कहलाती थी दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों रक्त कोरगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था रक्त कोरगे। यानी युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रक्त कोरगे कहा जाता था। उसके बाद है दोस्तों कुटंगी तो ये ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुटंगी कहा जाता था। तो यानी दोस्तों जो ब्राह्मण या मंदिर के बड़े भूस्वामी होते थे वो तो कृषि नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे कि किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे और ऐसी भूमि को ही कुटंगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कुद्दी कहलाते थे। तो वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे वे कुद्दी कहलाते थे दोस्तों। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। तो विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था दोस्तों? तो ये कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था दोस्तों। टकसाल विभाग की जोड़ी खाना कहा जाता था। तो टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इसे जोड़ी खाना कहा जाता था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। तो चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था दोस्तों। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आके बसे लोगों को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो उन्हें बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। तो विजयनगर में दोस्तों दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वंग कहा जाता था। तो मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो वेश्वंग कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों मंदिर में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। तो मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो उन्हें देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। नोट करके दिया दोस्तों कि विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी। तो विजयनगर की मुद्रा क्या थी दोस्तों? तो ये पेगोडा थी और बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग इधर पढ़ लेते हैं। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री। तो विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन है दोस्तों? तो सर्वप्रथम यात्री है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी कहाँ से थे दोस्तों? किस देश के? तो ये इटली के थे। इनका काल ये 1420 ईस्वी में आए थे दोस्तों और उस समय शासक देवराय प्रथम थे।
तो निकोलो कोंटी इटली से थे और इनका काल 1420 ईस्वी है और शासक देवराय प्रथम के काल में आए थे दोस्तों। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कहाँ से थे दोस्तों? तो ये फारस देश से थे और इनका काल 1442 ईस्वी है और ये देवराय द्वितीय के काल में आए थे। तो अब्दुल रज्जाक फारस से दोस्तों थे और ये 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों नूनिज। नूनिज कहाँ से आए थे? तो ये पुर्तगाल से आए थे। ये 1450 ईस्वी में मल्लिकार्जुन शासक के काल में आए थे। तो नूनिज दोस्तों पुर्तगाल देश के थे और ये 1450 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के काल में आए थे दोस्तों। नेक्स्ट है डोमिंग पायस। डोमिंग पायस भी पुर्तगाल के ही थे दोस्तों। ये 1515 ईस्वी में कृष्ण देवराय के काल में आए थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बारबोसा। बारबोसा भी पुर्तगाल के ही थे और ये 1515 से 16 ईस्वी में कृष्ण देवराय के काल में आए थे। तो डोमिंगो पायस दोस्तों और बारबोसा दोनों पुर्तगाल के ही थे और दोनों कृष्णदेव राय के काल में ही आए थे। और एक इधर कार्यकाल था दोस्तों संगम वंश के प्रमुख शासक और उनका काल। तो सर्वप्रथम दोस्तों है हरिहर। हरिहर का कार्यकाल 1336 से 1356 ईस्वी में। तो हरिहर का कार्यकाल 1336 से 1356 ईस्वी के लिए था दोस्तों। नेक्स्ट था दोस्तों बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम तो ये 1356 से 1377 ईस्वी तक। तो बुक्का प्रथम दोस्तों 1356 से 1377 ईस्वी तक रहे थे। उसके बाद है दोस्तों हरिहर द्वितीय। तो सर्वप्रथम हरिहर, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय दोस्तों। इनका कार्यकाल है 1377 से 1404 ईस्वी तक। नेक्स्ट है दोस्तों देवराय प्रथम। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी तक। तो देवराय प्रथम दोस्तों 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक थे। नेक्स्ट है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय दोस्तों 1422 से 1446 ईस्वी तक थे। तो देवराय द्वितीय दोस्तों 1422 से 1446 ईस्वी तक थे। नेक्स्ट है दोस्तों मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी तक। तो मल्लिकार्जुन दोस्तों 1446 से 1465 ईस्वी तक। और उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय ये 1465 से 1485 तक ईस्वी तक रहे थे। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से दोस्तों 1485 ईस्वी तक थे दोस्तों। एक बार हम राजाओं शासकों के नाम पढ़ देते दोस्तों। सर्वप्रथम थे हरिहर, फिर हरिहर के बाद बुक्का प्रथम, फिर उसके बाद दोस्तों हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, फिर देवराय द्वितीय दोस्तों, फिर मल्लिकार्जुन, फिर विरूपाक्ष द्वितीय दोस्तों। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों बहमनी राज, जिसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।